Good morning, class. चलो, एज यू नो वी हैव स्टार्टेड अवर डीटीएस सीरीज और उसके अंदर हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है। मैं बहुत सारी क्वेरीज ले रहा था बच्चों से और मुझे जानने को मिला कि बहुत सारे बच्चों को डाउट्स हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स लेट्स कंप्लीट सम सिलेबस और उसके बाद आपके डाउट्स के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो रहेगी लेकिन लेंथ लंबी हो सकती है क्योंकि मैं बड़ी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो पहला टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया तो मतलब ये एक ऐसा सिस्टम होगा जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट करके देगा। और दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जनरेट करके देते हैं दैट इज ऑफ हाई क्वालिटी। और हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन होने की वजह से दैट इज यूज्ड बाय मैनेजमेंट, that is used by decision this that is used for decision making और that is used for coordination and control। ठीक है, तो इन पर्पसेस के लिए ये इंफॉर्मेशन जनरेट की जाती है। तो डेफिनेशन भी आपके सामने लिखी हुई है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम which generates high quality information that can be used as a tool that supports decision making के लिए, coordination and control के लिए, as well as visualization and analysis पर्पस के लिए यूज करते हैं। मोस्टली इसको मैनेजमेंट यूज करती है। ठीक है, तो अब कुछ टर्म्स हैं जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ रिलेट करती हैं। कौन-कौन सी टर्म्स हैं आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आपके पास सबसे पहले आता है डेटा, ठीक है? दूसरा आता है इंफॉर्मेशन, तीसरा आता है सिस्टम, चौथा आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम और कंप्यूटर बेस्ड। तो ये बेसिक टर्म्स हैं जिनको मिला के हमारा क्या बनता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो इंक्लूड करता है हमारा सीबीआईएस अपने आप में। सीबीआईएस ये चीज़ें इंक्लूड करता है। डेटा होती है, इंफॉर्मेशन होती है, सिस्टम्स होते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होता है। अब डेटा क्या होता है? सबको पता है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम क्या कहते हैं? डेटा बोलते हैं। मतलब जो किसी प्रोसेस्ड फॉर्म में नहीं है, अनप्रोसेस्ड फॉर्म में जो भी चीज़ होगी वो आपको डेटा हम उसको बोल सकते हैं। इसके अंदर नंबर्स आ सकते हैं, कैरेक्टर्स आ सकते हैं, सिंबल्स आ सकते हैं और पिक्चर्स आ सकती हैं। आप स्क्रीन पे सब ये देख सकते हो, मैं ये शेयर कर दूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? दूसरा आ जाओ, वो आती है हमारे पास इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जो डेटा प्रोसेस्ड फॉर्म में होता है दैट इज़ अवर इन्फॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डेटा इज़ कॉल्ड एज़ इन्फॉर्मेशन, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? जो भी डेटा हमको ने रिसीव किया है, उसको हमने कुछ तरह से प्रोसेस कर दिया है और उसका अब कोई मीनिंगफुल डेटा बन चुका है। वो पहले जो अनमीनिंगफुल डेटा था, अब वो मीनिंगफुल डेटा बन चुका है। उसको हम बोलते हैं प्रोसेस्ड डेटा या फिर उसको हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक फिगर है, डेटा, डेटा को आपने प्रोसेस किया और उसमें से क्या मिली? आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सिंपल बेसिक कंप्यूटिंग है, कुछ भी नहीं। फिर आता है आपके पास सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ऐसा सेट ऑफ एलिमेंट्स है या फिर इतने कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं ताकि कोई कॉमन गोल अचीव कर सके। ठीक है, मैंने क्या बोला? सिस्टम ऐसा सेट ऑफ एलिमेंट है या फिर ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं ताकि हम कोई कॉमन गोल को अचीव कर सकें। अब सिस्टम्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो आपको पता है। इनपुट आता है, आपकी प्रोसेसिंग आती है और आउटपुट आता है। इनपुट आप किसे देते हो? कीबोर्ड से देते हो, वॉइस से देते हो, डिवाइसेस से देते हो, माउस से देते हो, किसी भी से दे सकते हो। प्रोसेसिंग में आपके आते हैं कंप्यूटर सिस्टम जो आपके डेटा को प्रोसेस करते हैं कि आपको कैसा डेटा प्रोसेस करके देना है। आउटपुट में आपको कंप्यूटर ही रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटर या प्रिंटर से आपको आउटपुट निकाल के देगा या फिर आपको मॉनिटर की स्क्रीन पे आउटपुट देखने को मिलेगी। ठीक है? तो जैसे ये एग्जांपल दिए हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, ऑनलाइन आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो वो सब इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है? फिर इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज़ जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है, 1 सेकंड। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या हुआ? अब एक बार इस डेफिनिशन को पढ़ना, आपको समझ आ जाएगी। कह रहा है इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज़ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ कंपोनेंट्स। बहुत सारे कंपोनेंट्स का एक सेट है। किस लिए यूज होता है? कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा एंड फॉर डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन। फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या हुआ? इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऐसा इंटीग्रेटेड सेट ऑफ सिस्टम्स हुआ, ऐसा इंटीग्रेटेड सेट ऑफ कंपोनेंट्स या इंटीग्रेटेड सेट ऑफ सिस्टम। मतलब इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे जो क्या करेंगे? डाटा को कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे और प्रोसेस करेंगे ताकि कोई इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कर सके। देखो पढ़ क्या रहे हैं हम? इन्फॉर्मेशन सिस्टम। और घूम फिर के हमने आना किस पे है? इन्फॉर्मेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो हमने घूम फिर के आना किस पे है? इन्फॉर्मेशन पे ही है। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स की कलेक्शन होगी। अब इनपुट हो सकते हैं, हार्ड आउटपुट हो सकते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। वो जो क्या करता है? कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है डेटा को और हमको डिलीवर क्या करता है? इन्फॉर्मेशन।
ठीक है? उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फॉर्मेशन सिस्टम बोलेंगे। अब इन्फॉर्मेशन सिस्टम के फंक्शंस की अगर बात करूँ, बड़ा बेसिक सी मैंने पे स्लाइड रखी है आपके सामने, तो आपको देखते ही समझ आ जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम की अगर मैं कंपोनेंट्स की फंक्शंस की बात करूँ, तो पहला फंक्शन क्या है? इनपुट। इसको कुछ ना कुछ हमको इनपुट देना पड़ेगा, फैक्ट्स और डेटा, जिसको हम रॉ डेटा हम जिसको बोलते हैं। प्रोसेसिंग, जो क्या करेगा, जो भी डेटा आएगा उसको कुछ प्रोसेस तो करना पड़ेगा, किसी इन्फॉर्मेशन में बनाने के लिए किसी फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, किसी तरह से मैनिपुलेट करना पड़ेगा, वो होता है प्रोसेसिंग कंपोनेंट। तीसरा आता है आपके पास आउटपुट कंपोनेंट, इन्फॉर्मेशन दैट नीड टू बी यूज्ड आउटसाइड द सिस्टम। तो आउटपुट क्या होगी? ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको आप सिस्टम के बाहर यूज़ करोगे, ठीक है? मान लो मैंने एक बच्चों का टेबल बनाया, जैसे कॉलेज में बहुत सारे बच्चों की एडमिशन हो रही है, कॉलेज में एडमिशन हो रही है और आप क्या करते हो? आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरते हो। जो आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन कॉलेज के इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जाती है, ठीक है? और उससे हम क्या चेक करते हैं? उसके बाद हम क्या करते हैं, उसपे हम क्वेरीज़ लगाते हैं ताकि हम उससे इन्फॉर्मेशन ले सकें। इन्फॉर्मेशन क्या लेनी है? मान लो मुझे ये चेक करना है कि सारे जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म्स आए हैं, क्या उन्होंने फी पेमेंट कर दी है कि नहीं कर दी है? तो मैं क्वेरी लगाऊँगा और उसमें चेक करूँगा कि फी स्टेटस किस-किस का डन है या फिर ओके है। तो जिस दिन का फी स्टेटस ओके है, वो मेरे पास सारी लिस्ट आ जाएगी। जो मेरे पास जो लिस्ट आएगी, दैट इज़ द प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन। इस पे हमने प्रोसेसिंग कर ली है। किसी तरह से प्रोसेसिंग की है। प्रोसेसिंग क्या की है? हमने ये पता लगाया कि ये बच्चों ने फी पे कर दी है या नहीं की है, ठीक है? तो यही हमारी क्या है, आउटपुट का भी काम करेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टोरेज। एक ऐसी जगह भी होनी चाहिए जहाँ पे हम ये सारा डेटा स्टोर कर सकें। मोस्टली कंप्यूटर्स के टर्म्स में एसएसडीज़ या हार्ड डिस्क में हम ये डेटा स्टोर करते हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग के अगर टर्म में बात करूँ, तो हमने क्लाउड स्पेस ली होती है, उस पे हम डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ, सीबीआईएस क्या हुआ? वापस उसी पे घूम फिर के आ रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इन इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटर बेस्ड मीन्स, लास्ट मैंने आपको एक स्लाइड में दिखाया था कि हमारा लास्ट में चीज़ रहेगी कंप्यूटर बेस्ड। अब वही कंप्यूटर बेस्ड की हम बात कर रहे हैं। तो बोल रहा है इन इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटर बेस्ड मीन्स दैट द कंप्यूटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मतलब जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम हम डिजाइन कर रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा? कंप्यूटर का होगा। क्यों? क्योंकि जो इनपुट है, जो आउटपुट है, जो प्रोसेसिंग है, जो स्टोरेज है, वो सारा काम करना किसने है? कंप्यूटर ने ही करना है। इसलिए इंपॉर्टेंट रोल किसका रहने वाला है? कंप्यूटर का रहने वाला है। ए कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम और सीबीआईएस uses computers to collect, process, store, analyze and distribute information for a specific purpose। तो जो हम बात कर रहे हैं सीबीआईएस की, यानी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की, इसके अंदर क्या होता है? हम कंप्यूटर यूज करते हैं, वो डाटा कलेक्ट करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, उसको एनालाइज करता है, डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन करता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। किसी एक पर्पस को फुलफिल करने के लिए, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए, वहाँ पे हम सीबीएस से डेटा लेते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, एनालाइज़ करते हैं, प्रोसेस करते हैं और इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग पीयर्स, ठीक है? मोस्टली कहाँ यूज़ होता है? हम ये बिज़नेस मीटिंग्स या मीटिंग ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। बस सिंपल इतना सा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप एक बार इस स्लाइड को देखना, आपको मैं श्योर करता हूँ कि ये डाउट नहीं रहेगा, ठीक है? तो अब सीबीआईएस के फंक्शन की बात करें, तो जैसे हमने पहले पढ़े कंप्यूटर बेस्ड के फंक्शन, वैसे ही ये भी काम करेंगे। इनपुट होगा, ठीक है? रॉ डेटा रहेगा इसके अंदर, प्रोसेसिंग हम क्या करेंगे? रॉ डेटा को यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बनाएँगे, आउटपुट में हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसको प्रोसेस कर दिया गया होगा प्रोसेसिंग के टाइम पे। लास्ट में हमको स्टोरेज, जहाँ पे हमने डेटा को स्टोर करना है, और कंट्रोल। जितना देखो, जैसे-जैसे इन्फॉर्मेशन या डेटा बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे हमारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम का साइज़ भी बढ़ता जाएगा। तो कंट्रोल द इवॉल्विंग ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तो हमको ये भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन करंट टाइम के साथ हमको चाहिए और कौन-सी हमको नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पे एक फीचर डाला गया कंट्रोल, ठीक है? लास्ट में आपके पास आता है एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात करूँ तो क्या आते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसीजर, पीपल। तो यही बुक में भी आपकी यही चीज़ें लिखी हुई हैं। चाहो बुक से पढ़ो, चाहो स्लाइड से पढ़ो, जहाँ से सही लगे वहाँ से पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पढ़ लेना। तो अब क्या-क्या कंपोनेंट्स आते हैं इसके? हार्डवेयर। हार्डवेयर कंपोनेंट्स में क्या आएँगे? आपके कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, ये सब इसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स में आएँगे। सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका यूज़ करेगा, उसके अलावा आप जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, एसपीएसएस यूज़ करोगे या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, वो सारा सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट्स होंगे। डेटा, डेटा जो कि हम डालेंगे, ठीक है? रॉ डेटा जो भी हम अनप्रोसेस्ड चीज़ें डालेंगे। अब इसमें फैक्ट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है? कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। प्रोसीजर, कोई ना कोई एक ऐसा रूल लगाना पड़ेगा जो इस डेटा पे काम करेगा, ठीक है? कोई भी ऐसा रूल या कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन जो हमको फॉलो करनी है व्हाइल रिसीविंग द डेटा। और पीपल, हम लोग, आप लोग जो इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, दैट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीबीआईएस, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, आप अंग्रेजी एक बार पढ़ लेना। मैंने डिटेल में आपको ये चीज़ें बता दी हैं, ठीक है? डेटा प्रोसीजर की अगर बात करूँ, देखो प्रोसीजर में भी ये लिखा है, प्रोसीजर आर द पॉलिसीज़ दैट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँगी जो कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन को क्या करेगी? गवर्न करेगी, ठीक है? प्रोसीजर टू पीपल व्हाट सॉफ्टवेयर इज़ टू हार्डवेयर, मतलब प्रोसीजर पीपल पे
अप्लाई करता है जैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे काम करता है। प्रोसीजर पीपल के लिए होता है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के लिए होता है। ठीक है? ये सामने आपको एग्जांपल भी एक लगा रखी है ताकि आपको रोल क्लियर हो जाए। पीपल लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पीपल जो हम लोग क्या होते हैं पीपल आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो जिस भी इन्फॉर्मेशन सिस्टम को आप तैयार कर रहे हो उसके लिए पीपल्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वही पीपल हैं जो क्या करते हैं एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। अगर पीपल ही नहीं होंगे तो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़फुल ही नहीं है। ठीक है? ऑफन द मोस्ट ओवरलूक्ड एलिमेंट इन द सीपीआई सिस्टम और ये मोस्ट ओवरलूक्ड सिस्टम है। पीपल्स को ज़्यादा कंसीडर नहीं करते पर मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो डिसाइड करता है कि आपका सीबीएस सक्सेस रहेगा या फेलियर रहेगा, वो पीपल ही है। अगर तो पीपल की एक्सेप्टेंस होगी, अगर आपके बंदों ने आपका सिस्टम देखो मान लो आपने कोई सीबीएस बना, ठीक है? उस सीबीएस को अगर बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका सीबीएस बहुत अच्छा है, वो सारा काम करने के लायक है। लेकिन आपने मान लो सीबीएस तो बहुत अच्छा बना लिया और उसको लोगों ने एक्सेस नहीं किया, लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर आपका सीबीएस किसी भी काम का नहीं है। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना। तो इसके अलावा जो हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, तो वो क्या-क्या है हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है? टेलीकम्युनिकेशन भी एक इसका कंपोनेंट है, ठीक है? आप एक बार इसको देख लेना, इसके अंदर आप अब टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो टाइप्स में मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम आते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम आते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम आते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम आते हैं। बस आप मोटा-मोटी ये टाइप्स याद रखना, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में इतनी डिटेल में सीबीएस पे क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है? तो ये हमारा एक टॉपिक था सीबीआईएस का, ये हमने कंप्लीट कर लिया। कोई डाउट होगा आप कमेंट करके बताना, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा और टेलीग्राम लिंक को फॉलो कर लेना, मैं ये स्लाइड उसी में शेयर कर दूँगा। चलो, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, इसमें हमने और डिटेल नहीं देनी क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डेटा पढ़ने को, ठीक है? तो ये चीज़ें अगर मैं सीबीएस की बात करूँ तो सेम चीज़ें आपको बुक में भी देखने को मिलेंगी, ठीक है? सेम चीज़ें आपको बुक में भी देखने को मिलेंगी, तो आप चाहो तो बुक से भी ये चीज़ें पढ़ सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है? ये सम एडवांटेजेस क्या हैं, डेटा सेंट्रलिटी रहती है, बैकअप लेना आसान है, कंप्यूटर डेटा ईज़िली मैनिपुलेट कर सकते हैं, सॉर्टिंग, सर्चिंग आसान रहती है, ये सारे एडवांटेजेस हैं सीबीएस के। अब एक बार गो थ्रू कर लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास ई-कॉमर्स, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ई-कॉमर्स। अब ई-कॉमर्स क्या चीज़ है, ठीक है? ई-कॉमर्स क्या चीज़ है? मेरे को पता है ये आप सब लोगों को इसका आइडिया है, ई-कॉमर्स क्या चीज़ है? ई-कॉमर्स कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के नाम से इसको जानते हैं, सबसे बेसिक चीज़ तो ये याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के नाम से जानते हैं और मॉडर्न बिज़नेस सारा इसी के थ्रू हो रहा है। मॉडर्न बिज़नेस जो आजकल हम बिज़नेस चला रहे हैं, वो मोस्टली ई-कॉमर्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। वेंडर्स, कस्टमर्स सब ऑनलाइन ऑर्डर देना पसंद करते हैं और वेंडर्स भी ऑनलाइन ऑर्डर को फुलफिल करना पसंद करते हैं, ठीक है? अब दूसरी चीज़ ये है कि ई-कॉमर्स जब लग गया ना, आप याद रखना इसमें सम सॉर्ट ऑफ कोई ना कोई नेटवर्क इन्वॉल्व होगा, ठीक है? और जो भी सर्विसेज़ प्रोवाइड होंगी ओवर द इंटरनेट, ठीक है? सर्विसेज़ जो भी प्रोवाइड की जाएँगी वो ओवर द इंटरनेट होंगी। बिना इंटरनेट के ई-कॉमर्स आपका काम नहीं कर सकता, ठीक है? ऑनलाइन स्टोर्स की एग्ज़ाम्पल लिखी है, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई, मिंत्रा एग्ज़ाम्पल ये सब एग्ज़ाम्पल है आपके पास ई-कॉमर्स की। अब आते हैं टाइप्स पे। ई-कॉमर्स की चलो एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। ई-कॉमर्स रेफर्स टू द पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ बिज़नेस इन्फॉर्मेशन यूजिंग द फॉलोइंग वेज़। तो इन तरीकों से ई-कॉमर्स काम करता है। ईडीएमआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, अदर नेटवर्क बेस्ड टेक्नोलॉजीज़। मतलब जो भी काम होगा थ्रू नेटवर्क होगा, पैसे भी आपको ऑनलाइन देने हैं, ठीक है? चाहो तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ले सकते हो, लेकिन मोस्टली लोग पसंद करते हैं कि आप ऑनलाइन में ही पैसे ट्रांसफर कर दो। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल लिख सकते हो, आपको अगर कोई डाउट आ रहा है या आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए। ई बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर सकते हो। ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो मिला के हमारा ई-कॉमर्स बनाते हैं। अब ई-कॉमर्स की टाइप्स होती हैं, 4 टाइप्स हैं, ठीक है? मैं बड़े सिंपल से समझाऊँगा, ध्यान से सुनना। पहली बिज़नेस टू बिज़नेस, ठीक है? बिज़नेस टू बिज़नेस। दूसरी बिज़नेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू बिज़नेस। बिज़नेस टू बिज़नेस में क्या होगा, जिसमें कंज्यूमर का कोई रोल नहीं होता। कंज्यूमर हैज़ नो रोल, ठीक है? बिज़नेस टू बिज़नेस। 2 बिज़नेस हाउस हैं, आपस में कम्युनिकेट करेंगे। जैसे मान लो अमेज़न और फ्लिपकार्ट आपस में बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है? या फिर मान लो कोई होलसेलर है, कोई होलसेलर है, वो किसी रिटेलर से डील कर रहा है, ठीक है? रिटेलर से डील कर रहा है, दैट इज़ व्हाट बिज़नेस टू बिज़नेस। एक बिज़नेस हाउस दूसरे बिज़नेस हाउस से काम कर रहा है। जैसे मान लो रिलायंस अगर टाटा से बिज़नेस कर रही है, तो दैट इज़ बिज़नेस टू बिज़नेस। उसमें हमारा और आपका कोई रोल नहीं रहने वाला, ठीक है? बहुत सिंपल। दूसरा आता है हमारे पास बिज़नेस टू कंज्यूमर। अब बिज़नेस हाउस इसमें क्या करते हैं, कंज्यूमर से डील करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारा रोल आता है, जैसे मान लो आप अमेज़न से कुछ खरीद रहे हो, ठीक है? अमेज़न से कस्टमर को अगर कुछ आप डायरेक्टली ले रहे हो, तो वो क्या है? बिज़नेस टू कंज्यूमर है, ठीक है? बिज़नेस टू कंज्यूमर है। आपने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया, दैट इज़ बिज़नेस टू कंज्यूमर, ठीक है? थर्ड आती है हमारे पास कंज्यूमर टू कंज्यूमर।
कंज्यूमर टू कंज्यूमर को सी टू सी भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे बी टू बी भी बोलते हैं, ये बी टू सी भी बोलते हैं, ये सी टू सी भी बोलते हैं और सी टू बी भी बोलते हैं। कंज्यूमर टू कंज्यूमर में क्या होगा, दो कंज्यूमर होंगे, जैसे एक मैं और एक आप भी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करेंगे और आपस में एक दूसरे को सामान खरीदेंगे बेचेंगे यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। एग्जाम्पल है इसकी ओएलएक्स, क्विकर, ठीक है? क्विकर आपने सुना होगा, ओएलएक्स और क्विकर। यहाँ पे आपको अपना कोई सामान बेचना है, तो आप डायरेक्टली पोस्ट कर दो, कस्टमर आपको आपका जो कंज्यूमर होगा, दूसरा कंज्यूमर, उसको अगर आपकी चीज़ पसंद आएगी, वो आपको खुद से कॉल करेगा या मैसेज करेगा और आप उसको साथ बार्गेन करके अपना जो भी प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो, बेच सकते हो, ठीक है? ये होगी 3 टाइप्स। लास्ट टाइप आपकी आती है कंज्यूमर टू बिज़नेस। तो कंज्यूमर टू बिज़नेस में क्या होता है, यहाँ पे कंज्यूमर डायरेक्टली किसको सर्विसेज़ देता है? बिज़नेस को, ठीक है? किसको सर्विस देता है? बिज़नेस को। आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है? एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, आईटी फ्रीलांसर, ठीक है? ठीक है, मान लो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ठीक है? आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, होने को कुछ भी हो सकते हो। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपने अपनी सर्विसेज़, आपके पास आपको आईटी के रिलेटेड सारी नॉलेज है, तो आप कोई मान लो कोई वेब डेवलपर हो, ठीक है? कोई आप वेब डेवलपर हो, तो आप क्या करोगे, आप अपनी सर्विसेज़ अपने आप को रजिस्टर कर लोगे किसी वेबसाइट्स पे, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो फ्रीलांसिंग का काम करती हैं। आप अपने आप की वहाँ पे प्रोफ़ाइल बना दोगे या फिर आप अपने लिंक्डइन पे प्रोफ़ाइल बना सकते हो फ्रीलांसिंग का। कंपनीज़ आपको कॉन्टैक्ट करेंगी, आपकी प्रोफ़ाइल देखेंगी, आपको कॉन्टैक्ट करेंगी। मोस्टली आईटी कंपनीज़, अगर हम आई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, तो आईटी कंपनीज़ आपको कॉन्टैक्ट करेंगी। वो आपको ऑवरली वेजेस दे देंगी, ठीक है? ऑवरली वेजेस दे देंगी। बोल देंगे आपको 1 घंटे का आपको $20 मिलेगा, ठीक है? 1 घंटे का आपको $20 मिलेगा। आपको उनके लिए ये फलानी-फलानी एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है। वो बोल देंगे आपको उनके लिए फलानी-फलानी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, ठीक है? तो मतलब कंज्यूमर कौन है? आईटी वाला जिसको कुछ आता है, जैसे मैंने मेरे को मान लो, मेरे को एक वेबसाइट बनानी आती है, कंपनी मुझे मैं अपनी प्रोफ़ाइल बना दूँगा, प्रोफ़ाइल बनाने के बाद कंपनी मेरी प्रोफ़ाइल देखेगी, हाँ, भाई इसको काम करना आता है, इसने पहले काम किया और वो मेरे से क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो बोलेंगे मैं हॉurly आपको 20 हॉर्स दूँ, $20 दूँगी, कंपनी बोलेगी और आपको मेरे लिए ये वेबसाइट बनानी है और जितने आपके हॉर्स लगेंगे आप वो बता देना। आप जैसे ही काम करोगे आपकी वेबसाइट बन जाएगी, आप एक प्री डिफाइंड हॉर्स में काम करोगे और आप उनको वेबसाइट बना के दे दोगे और आपको पैसे मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये 4 बेसिक टाइप्स हैं ई-कॉमर्स की, इस तरह से हमारा ई-कॉमर्स काम करता है, ठीक है? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब ये अंग्रेजी या पढ़ लेना, मैंने आपको सारा समझा दिया डिटेल में। नीचे आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात, इसी को हम फीचर्स भी बोलते हैं, ठीक है? कैश पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, पहला एडवांटेज तो ये कैश पेमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है, कभी भी ऑनलाइन बिज़नेस ठप नहीं होता। अगर आपको रात को 1 बजे शॉपिंग करने का मन कर रहा है, तो आप कर सकते हो। बाज़ार में जाके ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ऑनलाइन आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपको रात को 2 बजे लग रहा है कि कुछ ऑर्डर करना है, तो आप कर सकते हो। आपका ऑर्डर वहाँ भी तब भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सेल्स इंप्रूव हो गई है, प्रोडक्ट्स की सेल्स इंप्रूव हो गई है। बहुत सारा पैसा मार्केट में आना शुरू हो गया है। सपोर्ट ईज़ी है, आपको कंपनीज़ को सिर्फ मेल लिखनी है और आपका अगर कोई भी डाउट है या इश्यू है, वो उसको रिज़ॉल्व कर देंगे फटाफट। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट, कम्युनिकेशन बड़ा इंप्रूव है। ई-कॉमर्स ऑटोमेट्स, जितने भी आपके डेटा हैं, आपने कब ऑर्डर किया, कितने बजे आपका बिल शिप हुआ, कितने बजे आपको डेटा डिलीवर हुआ, वो सारी इन्वेंटरी आपको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो कंपनी अपने एंड पे कर लेती है। ठीक है? फिर इसके बाद आते हैं दूसरे एडवांटेजेस, जैसे कॉस्ट रिडक्शन है, कॉस्ट चीज़ें सस्ती हो गई हैं, क्यों सस्ती हो गई हैं? क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ गया, ठीक है? कॉम्पिटिशन बढ़ गया, प्रोडक्ट को लिस्ट करना आसान हो गया, कोई भी बंदा चाहे तो, अगर आप एज़ अ होलसेलर या रिटेलर काम कर रहे हो, तो आप चाहो तो अपने प्रोडक्ट भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे रजिस्टर कर सकते हो और बेच सकते हो, जो भी आपको फास्टर डिलीवरी सिस्टम्स हो गए हैं, पेमेंट्स मोड आपके पास बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ये सारे एडवांटेजेस हैं, आप इस बार इसको गो थ्रू करना। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो साइबर एंड डाटा सिक्योरिटी के इश्यूज़ रहते हैं, ठीक है? कभी भी हो सकता है, अगर आप कोई रिलायबल प्लेटफ़ॉर्म यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप कोई आपके अकाउंट में लॉगिन करके आपके एंड से ट्रांज़ैक्शन भी कर दे, कोई बड़ा पॉसिबल नहीं है, वो बाद में आपको उस ऑर्डर को कैंसल कराना पड़ेगा, अगर आपको पता चले तो, ठीक है? तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने में थोड़ी-सी हमको दिक्कत आती है। कस्टमर लॉयल्टी, देखो अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बना दिया और सारे आपसे ही सामान खरीदेंगे। कस्टमर आज जहाँ पे उसको बेटर डील मिलेगी, वहाँ जाएगा। अगर आपको अमेज़न पे कुछ अच्छा मिल रहा है, तो आप अमेज़न से खरीदोगे, नहीं तो आप फ्लिपकार्ट में भी चेक करोगे कि अगर आपको वहाँ अच्छा मिल रहा है, तो कस्टमर वहाँ चल जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि कस्टमर की कोई लॉयल्टी फिक्स नहीं है, वो चाहे जहाँ मर्ज़ी जा सकता है, ठीक है? ये भी एक किस्म का चैलेंज ही है। फिर आती है आपकी प्राइस एंड शिपिंग। कई बार आपको ऑर्डर क्वांटिटी अगर कम हो, जैसे मान लो आपको ₹100 का ऑर्डर है, तो आपको शिपिंग प्राइस भी देनी पड़ती है। तो वो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन का काम है। तो रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज़, कई वेबसाइट जो एस्टेब्लिश्ड वेबसाइट्स हैं, वो तो रिटर्न एंड रिफंड बड़ी ईज़िली कर लेते हैं, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सब क्या करते हैं, अच्छे से रिटर्न एंड रिफंड कर लेते हैं। लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं, आपने इंस्टाग्राम की साइट पे देखा होगा, आप एक बार कुछ उनसे मँगवा लो और उसके बाद वो आपको कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं देती। तो ये भी खतरा बना रहता है। कई बार तो आपको कस्टमर सपोर्ट ही नहीं मिलती है, ये भी एक खतरा बना रहता है किस पे, ई-कॉमर्स के ऊपर, ठीक है? तो डेटा प्राइवेसी के इश्यूज़ रहते हैं।
बस एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। तो ये हो गया हमारे पास ई-कॉमर्स एंड इट्स टाइप। नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल इंडिया, ठीक है? डिजिटल इंडिया मिशन देखो एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था 1990s में। 1990s में हमने बड़ी सारी कंप्यूटर्स पे काम करना शुरू किया था। कंप्यूटर हमारे देश में ना एंटर होना शुरू हो गया था। उसके बाद एक्चुअल में जब हमारे पीएम मोदी की सरकार आई, तो 1 जुलाई 2015 से इसको हमने और रैपिड वे में करना शुरू कर दिया। तो इसमें 2 कंपोनेंट उन्होंने लिखे थे, आईटी प्लस आईटी इज़ इक्वल्स टू आईटी। आईटी स्टैंड्स फॉर इंडियन टैलेंट, आईटी स्टैंड्स फॉर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी स्टैंड्स फॉर इंडिया टुमारो। ठीक है? तो आप इस पर इसको गो थ्रू कर देना। चलो मैं आपको ना एक्चुअल में इसके सोर्स से पढ़ाता हूँ। इसके सोर्स पे चलते हैं हम, वहाँ से देखते हैं कि डिजिटल इंडिया क्या है। ठीक है, देखो ये वेबसाइट आपके सामने डिजिटल इंडिया की मैंने नहीं बनाई है। पहले से आप चाहो तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो डिजिटल इंडिया के बारे में देखो अबाउट पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मैं अबाउट डिजिटल इंडिया इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा? डिजिटल इंडिया इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये क्या है? फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विद अ विजन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इंटू अ डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। तो कहने का मतलब ये है कि पहले जो था लोग इतना डिजिटली अवेयर नहीं थे। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से सबके हाथ में मोबाइल आ चुका है, ठीक है? सबके हाथ में इंटरनेट आ चुका है, तो कॉमन बंदा भी सारी सर्विसेज़ को क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है थ्रू मोबाइल्स एंड इंटरनेट, ठीक है? आई होप ये कितना क्लियर हो गया होगा। और ये चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हैं, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव इन इंडिया टूक अ ब्रॉडर डायमेंशन इन द मिड ऑफ 1990s। 1990s में काम होना इस पे शुरू हुआ था फॉर वाइडर सेक्टरल एप्लीकेशन विद एम्फेसिस ऑन सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। तो मेन इसका फोकस क्या था कि जो सर्विसेज हैं वो क्या होनी चाहिए? सिटीजन सेंट्रिक होनी चाहिए। मतलब जो भी सर्विसेज हैं मोस्टली बेस्ड ऑन सिटीजन होनी चाहिए, ना कि अदर पर्सन्स या फिर अदर गवर्नमेंट्स और इट्स एम्प्लॉइज। ठीक है? तो मेजर आईसीटी इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडेड। अब क्या-क्या आईसीटी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने इंक्लूड किए थे? some मेजर प्रोजेक्ट सच एज़ रेलवे की कंप्यूटराइज़ेशन कर दो, लैंड रिकॉर्ड की कंप्यूटराइज़ेशन कर दो और एटसेट्रा सारी चीज़ों की कंप्यूटराइज़ेशन कर दो ताकि इनको एक्सेस करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पे जाके टिकट लेने में कितनी दिक्कत आती है, आपको भी पता है। और अगर हम ऑनलाइन टिकट करते हैं, तो कितनी आसानी से हम वो टिकट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सारा सिटीज़न सेंट्रिक सर्विसेज़ की वजह से ही हो पाया। दो these e-government projects were citizen centric, they could make less than desired impact due to limited features। जब 1990s में कंप्यूटराइज़ेशन की गई, उनसे फ़ायदा तो हुआ, लेकिन वो इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाए क्योंकि फीचर लिमिटेड थे। तब लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, तब लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है? तो इस गैप को दूर करने के लिए, यही गैप्स को मेजर गैप्स को दूर करने के लिए और ई-गवर्नेंस को सक्सेसफुली अडॉप्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस फील्ड में काम करना शुरू किया, ठीक है? अब उन्होंने क्या फिर काम करना शुरू किया, उन्होंने बोला कि इतना डिजिटली स्ट्रॉन्ग बना दो देश को ताकि हर कॉमन बंदा सब कुछ ऑनलाइन कर सके, ठीक है? जैसे इनका एक प्लान था ई क्रांति नेशनल ई गवर्नेंस प्लान एनईजीपी। एनईजीपी 2006 में एस्टेब्लिश की गई थी, तो इसके अंदर ही सारे आपके प्रोजेक्ट्स डाले गए थे। द नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम इंक्लूड एनईजीपी और ये इनिशिएट कब किया था? 2006 में, मैंने पहले बताया। देयर वर 31 मिशन प्रोजेक्ट्स, इसके अंदर 31 प्रोजेक्ट्स थे। अब क्या थे? ब्रॉडबैंड होना चाहिए सब जगह, विलेजेस, ग्राम पंचायत सब इंटरनेट से कनेक्टेड रहने चाहिए, ठीक है? मोबाइल सबके हाथ में होना चाहिए, सबको डेटा की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आधे पब्लिक को पता ही नहीं होगी क्या इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है? और सारे आपके लैंड रिकॉर्ड्स, हेल्थ, एजुकेशन, पासपोर्ट सर्विसेज, पुलिस रिकॉर्ड्स, कमर्शियल टैक्सेस, म्युनिसिपैलिटीज सबको कनेक्ट करना है किससे? इंटरनेट से, ठीक है? ताकि सारी सर्विसेज़ आपको इंटरनेट से मिल जानी चाहिए। और आप मानोगे नहीं, आज के टाइम पे 24 से ज़्यादा सर्विसेज़ फुल फ्लेज्ड वे में काम कर रही हैं और आपको डेटा प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है? तो बाकी आप ये एक बार थोड़ी डिटेल पढ़ लेना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिर दूसरी चीज़ जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, वो आती है हमारे पास डिजिटल इंडिया का विज़न एंड एरियाज़। कौन-कौन से एरियाज़ में डिजिटल इंडिया मिशन चलाया गया था? तो वो विज़न एंड एरियाज़ क्या थे? आप चाहो तो वेबसाइट पे क्लिक कर लेना, वो चाहो तो बुक से पढ़ लेना, सब सेम है, ठीक है? तो क्या लिखा है यहाँ पे? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोर यूटिलिटी टू एवरी सिटीज़न। तो हर सिटीज़न को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। गवर्नेंस एंड सर्विसेज़ ऑन डिमांड। तो गवर्नेंस एंड सर्विसेज़ ऑन डिमांड का मतलब क्या है? कभी भी, कहीं पे भी अगर रात को भी आपको किसी की कंप्लेंट डालनी है, तो आप डाल सकते हो। आपको ऐसे पोर्टल्स बना के दिए गए हैं, ठीक है? तो सर्विसेज़ गवर्नमेंट की आप चाहो, अगर आपको रात को याद आता है कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो? डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम कि कब आपने अप्लाई किया और रात के 12 बज रहे हैं या 1 बज रहे हैं, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। आपको इन्फॉर्मेशन वैसे ही दी जाएगी जैसे आपको दिन में दी जाती है, ठीक है? डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीज़न्स, यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, मतलब सबको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए, सबको नेट की इन्फॉर्मेशन हो, सबको उसको यूज़ करना आना चाहिए और सब डिजिटली लिटरेट हो। ऐसा नहीं हो कि आधे लोगों को पता ही नहीं है कि इंटरनेट कैसे काम करते हैं। देखो, अभी बेशक टाइम लग रहा है इन चीज़ों में, लेकिन ये चीज़ें काम कर रही हैं। अब देखो, कॉमन एक रेहड़ी वाले के पास भी जाओगे ना, वहाँ पे भी आपको एक यूपीआई पेमेंट का
देखने को मिलेगा, चाहे तो पेटीएम देखने को मिलेगा, चाहे तो आपको फ़ोन पे देखने को मिलेगा, मतलब वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं इन चीज़ों में। कॉमन बंदे तक ये सर्विसेज़ देखने को पहुँच रही हैं, ठीक है? ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, वो है आपके पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन। तो पिलर्स क्या है, आप ये बेसिक चीज़ें भी आप पढ़ सकते हो, अप्रोच मेथोडोलॉजी क्या है, पढ़ने को तो पढ़ लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है इंट्रोडक्शन, विज़न एंड एरियाज़ और उसके बाद तीसरा आता है आपके पास जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज़ प्रोग्राम पिलर्स। डिजिटल इंडिया मिशन के ना टोटल हमारे पास 9 पिलर्स हैं। याद रखना 9 पिलर्स हैं जिनको मिला के हमारा डिजिटल इंडिया मिशन बना है। ठीक है? 9 पिलर्स हैं। अब इन 9 पिलर्स में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पाओगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक बार इनको देख लेना। तो ये अम्ब्रेला प्रोग्राम है, ठीक है? इसके अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, सारे आइडियाज़, थॉट इन पे काम करते हैं। अब क्या-क्या इन्वॉल्व है? देखो ब्रॉडबैंड हाइवेज़ बनाए जा रहे हैं, ठीक है? मतलब सारे देश को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, हर बंदे के हाथ में मोबाइल देने की कोशिश की जा रही है। जो जियो फ़ोन हज़ार-हज़ार रुपए के फ़ोन लॉन्च किए जा रहे हैं, उसका बेसिक मोटो ही यही है कि हर बंदा फ़ोन को अफ़ोर्ड कर सके। सस्ते फ़ोन क्यों मिल रहे हैं? इतने सस्ते फ़ोन देने का मुद्दा ही यही है कि हर बंदा डिजिटली या फिर यूनिवर्सल एक्सेस हो बंदे के पास मोबाइल को चलाने की, ठीक है? मोबाइल कनेक्टिविटी सबके हाथ में हो। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, पब्लिक वाई-फाईज़ लगाए जा रहे हैं, ठीक है? पर पब्लिक वाई-फाईज़ लगाए जा रहे हैं ताकि हर बंदा इंटरनेट को क्या कर सके? एक्सेस कर सके, ठीक है? और कॉमन सीएससी आपने सुना होगा, खिदमत सेंटर जिसको पहले बोलते थे, सीएससीज़ बनाए जा रहे हैं ताकि आप अपनी सर्विसेज़ को जाके वहाँ पे जाके एक्सेस कर सको। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जा रहा है। ई-क्रांति ये एक सिस्टम शुरू किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज़, जितनी भी सर्विसेज़ हैं, उनको ऑनलाइन मोड में डिलीवर किया जा रहा है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन ऑल फॉर ऑल, सब हर बंदे को हर कोने-कोने में दुनिया देश के उन इलाकों में जहाँ पे पहले पहुँचना भी मुश्किल था, वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। आईटी फॉर जॉब्स मतलब लोगों को यूथ को क्या किया जा रहा है? यूथ को अवेयर किया जा रहा है कि भई आपको आईटी रिलेटेड इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपको जॉब्स दी जा सकें, ठीक है? आपके लिए बीपीओ बनाए जा रहे हैं, बीपीओज़, ठीक है? उसके बाद आपको आईटी ट्रेनिंग दी जा रही है, पीएमकेवाई आपने सुना होगा, मिशन उड़ान, ये जो सब चल रहा है, इसके अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आपको प्लेस किया जाए आईटी इंडस्ट्री में, क्योंकि आने वाला फ्यूचर आईटी इंडस्ट्री का ही है, ठीक है? फिर उसके बाद ई गवर्नेंस रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, कहने का मतलब ये है कि सारी सर्विसेज़ जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज़ हैं, उनको ऑनलाइन इंटरनेट पे ले आना ताकि सब उसको एक्सेस कर सकें और यूज़ कर सकें। जैसे आपने अभी देखा होगा, जे एंड के में सारी सर्विसेज़ आजकल ऑनलाइन मोड से की जा रही हैं, ठीक है? आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन करानी है, तो आपको ऑनलाइन करानी पड़ेगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है, तो आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा। पासपोर्ट बनाना है, ऑनलाइन देना पड़ेगा। वेरिफिकेशन करानी है, ऑनलाइन करानी पड़ेगी। तो सारा काम क्या हो रहा है, सारी सर्विसेज़ ऑनलाइन की जा रही है ताकि आप लोगों को ट्रांसपेरेंट चीज़ें देखने को मिल सकें, करप्शन को कम किया जा सके। तो ये सारा इसी का तामझाम है करने का, ठीक है? आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इसके बाद अगर मैं आपको इसमें पढ़ना है, आप चाहो तो इसमें एक चीज़ और पढ़ सकते हो, आप डीआई इनिशिएटिव पढ़ सकते हो। अब यही ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव ही हैं। अब इसके अंदर क्या-क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, वो आप देख सकते हो। क्या-क्या सर्विसेज़ इन्वॉल्व हैं, वो आप देख सकते हो। ये 2 चीज़ें ज़रूर एक बार पढ़ के जाना, ठीक है? अब सर्विसेज़ क्या है? आधार सिस्टम है आपके पास, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, मतलब इसका मतलब क्या है? पूरे इंडिया की जितनी भी ग्राम पंचायत हैं, सबको इंटरनेट से कनेक्ट करना। कॉमन सर्विसेज़ सेंटर बनाए जा रहे हैं ताकि अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप अपने नियरेस्ट खिदमत सेंटर में जाओ और वहाँ पे जाके आप सर्विसेज़ का लुत्फ़ उठा सकते हो, आप उन सर्विसेज़ को यूज़ कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये 3 चीज़ें आ गई, आधार, बीबीएनएल और सीएससी, ठीक है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हमने देखो 3 चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज़, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विसेज़ है और तीसरी हमारे पास एम्पावरमेंट, ठीक है? तीसरी हमारे पास एम्पावरमेंट। ये आपके सिलेबस का पार्ट है भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने 3 चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा, आधार, बीबीएनएल और सीएसई, ठीक है? अब आ गए हम सर्विसेज़ में। सर्विस में आपको क्या-क्या देखने को मिलता है? आप देख लो यहाँ पे, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन एंड मोबाइल ऐप, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन एंड मोबाइल ऐप, आप एक बार पढ़ लेना, सबके हाथ में मोबाइल पहुँचाने का तरीका है बस और कुछ नहीं। एग्री मार्केट मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को भी ऑनलाइन जोड़ दिया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ठीक है? दिस कैंपेन ये भी एक इसी का पार्ट है जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ एजुकेट करता है लोगों को ताकि जो गर्ल चाइल्ड है उनको मोर फीचर्स मिल सके, उनको मोर प्रोत्साहन मिल सके ताकि वो क्या कर सकें, काम कर सकें, पढ़ सकें और आगे नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल पे अपना देश का मान-सम्मान बढ़ा सकें। फिर आते हैं आपके पास बीम, बीएचआईएम, ठीक है? भारतीय इंटरफेस फॉर मनी। आपको पता है, जो यूपीआईज़ आप जितने भी यूज़ कर रहे हो, यूपीआईज़ जितने भी यूज़ कर रहे हो, वो सारा इसी का कंपोनेंट है, ठीक है? इसी के थ्रू आप सारा डेटा, पैसा आप किसी को भेज सकते हो विद द क्लिक ऑफ योर मोबाइल फ़ोन। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम, सीसीटीएनएस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम भी इसी का पार्ट है। आप चाहो क्या कर सकते हो,
कितने केसेस चल रहे हैं, किस-किस बंदे पे क्या केस चल रहा है, वो सारी चीज़ें भी आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएँगी। क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप के थ्रू आप अपनी फसलों का इंश्योरेंस भी करा सकते हो। डिजिटल एम्स मतलब जो आपके ऑनलाइन हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल जो हैं जैसे आपके एम्स जो बड़े फेमस हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी आपको ऐप बना दी गई है ताकि आप उनसे भी लिंक कर सको और उनमें भी जाके आप अपने यूज़फुल चीज़ें जो आप उनको एक्सेस कर सको। ई ग्रंथालय बनाए गए हैं जहाँ पे आपकी बुक्स डाल दी गई हैं पढ़ने के लिए, ई पंचायत क्रिएट किए जा रहे हैं, ई-बीस क्रिएट किए जा रहे हैं। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो आपको डिजिटल इंडिया मिशन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इनको एक बार गो थ्रू करना मेरे इसमें समझाने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है? इसलिए मैं इनके बारे में बता नहीं रहा, सिर्फ हेडिंग बता रहा हूँ। तो इनको एक बार आपको पढ़ना है, एक बार गो थ्रू करना, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ये क्या-क्या है और क्या काम करती हैं, ठीक है? फिर आ जाओ आपके पास नेक्स्ट थिंग जो आपके पास आती है, लास्ट में आते हैं आपके पास एम्पावरमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ लिया, सर्विसेज़ पढ़ लिया और लास्ट में हमारे पास आती है क्या? एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट में हमको क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं कि ये मिशन से क्या-क्या चीज़ें हम जो है एम्पावर कर पा रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। क्या-क्या चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं? सबसे पहला एईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम मतलब देखो जिनके पास तो स्मार्टफ़ोन है, वो तो यूपीआई चला लेंगे, नेफ्ट चला लेंगे, ठीक है? नेट बैंकिंग चला लेंगे। अब जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, वो क्या करेंगे? उनके लिए भी सोचा गया, उनके लिए आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बनाया गया, ठीक है? तो मतलब आपको आधार नंबर डालना है और आप अपने अगर आपका आधार बैंक के साथ लिंक्ड है, तो उसके थ्रू भी आप पैसे भेज सकते हो और पैसे रिसीव कर सकते हो। बीपीओ स्कीम्स मतलब आईटी यूथ को आईटी की तरफ बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बीपीओ स्कीम्स लाई हैं, नए-नए कॉल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, ताकि आपको जॉब्स दे सकें, कॉमन पर्सन जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है और वो ताकि जॉब को एक्सेस कर सकें, वो भी आईटी में पीछे ना छूटें। डिजी धन अभियान, ये भी आप देख सकते हो, ई-वॉलेट्स वगैरह क्रिएट करने का तरीका है। माई जीओवी.इन यहाँ पे आपको सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज़ देखने को मिल जाती हैं। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन यूजिंग आईसीटी, तो आईसीटी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एजुकेशन के बारे में एजुकेशन के साथ जोड़ने की बात की जाती है इसके अंदर। फिर और इसके अलावा जो आपको देखने को मिलते हैं वो हमारे पास जस्ट अ सेकंड चलो, तो और जो हमारे पास मिशन देखने को मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट बीपीओ प्रमोशन, नरेगा सॉफ्टवेयर जो महात्मा गांधी नरेगा थी उसके लिए ये लगाया गया। ओपन फॉर्ज पहल पहल आपका क्या है डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर मतलब एलपीजी सिलेंडर जिनको सब्सिडी मिलती है डायरेक्ट अकाउंट में मिल जाती है। अब आपको बिचौलिए से बचाया जा रहा है ताकि आपकी कमीशन या फिर आपकी जो सब्सिडी है कोई खा ना ले। ठीक है? पीपीएवाई जीओवी मतलब यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस आप चेक कर सकते हो गवर्नमेंट की। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके अंदर युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। स्मार्ट सिटीज़, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है? विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ये स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है ताकि आपको डिजिटली अवेयर किया जा सके और डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ा जा सके और आप कॉमन बंदे की भी अवेयरनेस लाई जा सके। तो ये चीज़ें ज़रूर पढ़ना, 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई। आपको अबाउट में जाना है, ठीक है? अबाउट में जाना है। अबाउट में जाके आप क्या-क्या पढ़ोगे? एक तो आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन, विज़न एंड एरियाज़, प्रोग्राम पिलर्स और डिजिटल इनिशिएटिव में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज़ और एम्पावरमेंट। ठीक है? ये आपके सिलेबस का पार्ट है। यहाँ से नहीं पढ़ना, चाहो तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो। सेम चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। हमने कहीं अलग से नहीं उठाई हैं, यहीं से ये चीज़ें उठाई गई हैं। यही 9 पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे और यही सर्विसेज़, यही ई-गवर्नेंस आपको देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ हमने 2 टॉपिक आपके कवर कर दिए हैं। एक ई-गवर्नेंस भी कवर कर दिया और डिजिटल इंडिया भी कवर कर दिया। ई-गवर्नेंस में वही 3 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज़ और एम्पावरमेंट। तो ई गवर्नेंस का मेन काम क्या है? कॉमन बंदे तक सर्विसेज को लाना ताकि वो उनको एक्सेस कर सके और उसको यूज कर सके और अपने लिए अपना रोजगार बढ़ा सके या फिर कुछ भी अपने लिए काम कर सके उसको ऑफिस के चक्कर ना लगाने पड़े उसको करप्शन में इन्वॉल्व ना होना पड़े ठीक है अब इसके बाद आता है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स ठीक है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स आप एक बार बुक से आपने पढ़ ली भी लिया होगा आपके पेपर आने वाले हैं मैं आपको एक अलग से पढ़ाता हूँ थोड़ा सा डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में आपको यहाँ से पढ़ाता हूँ एक सेकंड रुक जाओ मैंने एक आपके लिए इमेज डाउनलोड कर रखी है मैं शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में घबराने की कोई बात नहीं है ठीक है चलो तो देखो मैं तीनों को कंपेयर करते चला हूँ डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में हमारे पास आते हैं नेफ्ट आरटीजीएस आईएमपीएस और एक आता है यूपीआई ठीक है तो यूपीआई क्या है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसको हम बोलते हैं नाम आपने सुना होगा मैं लिखूंगा नहीं आपको पता है ठीक है इसके अंदर देखो आप हमारे आपने बहुत सारी ऐप का नाम सुना होगा भीम यूपीआई ये गवर्नमेंट की तरफ से है एसबीआई इसको प्रमोट करता है फिर आते हैं हमारे पास पेटीएम यूपीआई ये मैं फेमस फेमस के नाम लिख रहा हूँ सबके नाम नहीं लिख पाऊंगा जितने मुझे याद है मैं वो लिख रहा हूँ फोन पे यूपीआई गूगल पे यूपीआई ठीक है अमेजोन पे यूपीआई इसके अलावा भी बहुत है हमारे पास मोबीक्विक है फ्री चार्ज है इन सब की यूपीआई चलती हैं ठीक है तो आप चाहो तो कुछ भी यूज कर सकते हो अब यूपीआई क्या है यूपीआई एक ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है
ठीक है? जिसके थ्रू आप अपना मोबाइल यूज़ करके आपका अगर मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, आपको एक एप्लीकेशन डालनी है, इनमें से कोई भी आपको एप्लीकेशन डालनी है, ठीक है? उस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप किसी दूसरे बंदे को पैसे भेज सकते हो या उससे पैसे रिसीव भी कर सकते हो, ठीक है? आप क्यूआर कोड आपने क्यूआर कोड देखा होगा, एक कोड होता है जिसको आप स्कैन कर सकते हो और उसके थ्रू भी पैसे भेज सकते हो और पैसे रिसीव कर सकते हो, ठीक है? और आजकल यूपीआई आपको इनेबल करती है ताकि आप आईएमपीएस ट्रांज़ैक्शन भी कर सको, आरटीजीएस भी कर सको या फिर नेफ्ट भी कर सको। आजकल यूपीआई में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। इसके अलावा जितनी भी आपकी बैंक की ऐप्स होती है ना, याद रखना मैं इसी में सब सारा कुछ कंप्लीट करा रहा हूँ। जितनी भी आपकी बैंक की ऐप्स होती हैं, उनके अंदर बैंक की ऐप्स के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलता है? बैंक की ऐप्स के अंदर भी आपको सारे यूपीआई प्रोवाइड करते हैं। चाहे आप एचडीएफसी की ऐप देख लो, चाहे एसबीआई की देख लो, चाहे जेके बैंक की देख लो, सबके अंदर यूपीआई की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। लेकिन ये जो मैंने जो लिखी है, ये सबके हैं मोस्ट पॉपुलर यूपीआई ऐप है। ये क्रेड भी इसके अंदर भी यूपीआई आपको पेमेंट देखने को मिलती है। ठीक है? तो यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने का विद द हेल्प ऑफ मोबाइल आसान से तरीका। बस इतना याद रखना और इसकी थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल दे देना, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, डेफिनिशन ही पूछेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद आते हैं हमारे पास नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस, ठीक है? तो ये सब क्या है हमारे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, आपका टॉपिक है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, ये डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स है, ठीक है? इसके अंदर यही चीज़ें लिखी हैं फाइनेंशियल टूल्स। अब नेफ्ट क्या होती है, आरटीजीएस क्या होती है, आईएमपीएस क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो नेफ्ट जो होती है ना, ठीक है? नेफ्ट का ये नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस तीनों आपको बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है? पहली चीज़ तो ये याद रखना। अब इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें नेफ्ट में मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू जो रहती है, आप मिनिमम ₹1 भेज सकते हो। आरटीजीएस में मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू है ₹2,00,000। ₹2,00,000 से कम आप आरटीजीएस नहीं कर सकते, याद रखना। आईएमपीएस में भी आप ₹1 से ज़्यादा कुछ भी 1 ला ₹1 से ज़्यादा मिनिमम ₹1 आप भेज सकते हो, इससे कम आपको नहीं भेज सकते। पेमेंट ऑप्शन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अवेलेबल रहती है। ये भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अवेलेबल रहती है। ये सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल रहती है आईएमपीएस। आईएमपीएस कैसे करते हो? आप चाहो तो अपनी यूपीआई ऐप्स या फिर अपने बैंक की ऐप्स यूज़ करके आप आईएमपीएस कर सकते हो, ठीक है? मैक्सिमम ट्रांसफर वैल्यू की बात करें तो कितना पैसा आप मैक्सिमम भेज सकते हो? नेफ्ट में कोई लिमिट नहीं है, चाहो जितना मर्ज़ी पैसा भेज दो। आरटीजीएस में कोई लिमिट नहीं है, चाहे जितना मर्ज़ी पैसा भेज दो। इसमें लिमिट है हमारे पास ₹2,00,000, ₹2,00,000 से ज़्यादा आप नहीं भेज सकते इन केस ऑफ आईएमपीएस, ठीक है? सेटलमेंट टाइप की बात करूँ, ये हाफ ऑवरली बेसिस में सेटल होती है, मतलब 23 हाफ ऑवरली बैच, बस ये याद रखना, ऑवरली बैच इसमें बनते हैं। मतलब हर आधे-आधे घंटे में ये सेटल होती जाती है। जैसे आपने अभी किसी को नेफ्ट किया, मान लो आप ए है और बी है, ए ने बी को नेफ्ट किया, तो ये एकदम से पैसे नहीं चले जाएँगे, आधे घंटे के अंदर चले जाएँगे, ठीक है? क्योंकि लिखा है यहाँ पे हाफ ऑवरली बेसिस, मतलब आधे घंटे में ये सेटल हो जाएगा। आधे घंटे के अंदर हो सकता है 10 मिनट में पहुँच जाए, 15 मिनट में पहुँच जाए, 20 मिनट में पहुँच जाए, 25 मिनट में पहुँच जाए, लेकिन आधे घंटे के अंदर ये सेटल होगा ही होगा, ये नेफ्ट कहती है। आरटीजीएस रियल टाइम, इसका नाम ही यही है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है? इसका नाम ही यही है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम पे अभी पैसा भेजोगे, अभी ये सेटल हो जाएगा, ठीक है? रियल टाइम पे ये काम करती है। आईएमपीएस, आईएमपीएस भी रियल टाइम पे काम करती है, ठीक है? ये भी रियल टाइम पे ही काम करती है। इनवर्ट ट्रांज़ैक्शन चार्ज, अब इस पे क्या ट्रांज़ैक्शन चार्ज लगते हैं? इस पे कोई चार्ज नहीं लगता, इस पे कोई चार्ज नहीं लगता आरटीजीएस पे। इस पे इंडिविजुअल बैंक डिसाइड करता है, 2, 4, 5, ₹10 इस पे लगाए जाते हैं, ठीक है? तो ये हर टाइम काम करती हैं, कभी बंद नहीं होती हैं, चलती रहती हैं। नेफ्ट तो हर टाइम चलती है, आईएमपीएस भी हर टाइम चलती रहती है। आरटीजीएस का एक बार कंफर्म कर लेना, मुझे क्लियर नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से ये डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स हैं जो बैंक्स ने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो इतना मैंने आपको क्लियर कर दिया, अब आप चाहो तो आप इसको पढ़ के आसानी से क्लियर कर सकते हो। कहाँ से पढ़ना है? बुक से पढ़ना है, बुक से आराम से पढ़ लो। तो यूपीआई के लिए आपको बताया, आपको यूपीआई अकाउंट कैसे सेट करना है, आप यूपीआई ऐप डालो, उसके अंदर रजिस्टर करो और आप चाहो तो किसी को भी अपना यूपीआई पिन के थ्रू आप पैसे भेज सकते हो। दूसरा आते हैं एईपीएस, मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो लोग जिनके पास यूपीआई नहीं है या फिर जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, तो जो एटीएम्स में बैंक में नहीं जा सकते, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एईपीएस से पैसा भेजते हैं। मतलब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होते हैं, छोटी-सी मशीन्स बनाई होती हैं, जिसके थ्रू वो एक बंदे से दूसरे बंदे को पैसा भेज सकते हैं यूजिंग देयर आधार नंबर, ठीक है? यूजिंग देयर आधार नंबर, ठीक है? तो ये आपको क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, कैश डिपॉज़िट, कैश विथड्रॉवल, बैलेंस इंक्वायरी, जो एईपीएस सिस्टम है, उनके अंदर भी ये सर्विसेज़ प्रोवाइड है, ठीक है? जब जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, उनको भी तो सर्विसेज़ देनी है ना, तो वो कौन प्रोवाइड करता है? एईपीएस, कैश डिपॉज़िट करा सकते हो, विथड्रॉ करा सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी करा सकते हो, मिनी स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हो, आधार टू आधार फंड ट्रांसफर कर सकते हो, ऑथेंटिकेट कर सकते हो, भीम आधार पे कर सकते हो। मतलब ये सब सर्विसेज़ आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद एक और सर्विस आती है यूएसएसडी, यूएसएसडी, ठीक है? एईपीएस जो है ना, तो ये सारे ये भी इसमें कहीं न कहीं बैंक्स का रोल रहता है, ठीक है? ये कहीं न कहीं इसमें बैंक्स का रोल रहता है। जो यूएसएसडी है ना, इसमें क्या है, जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है,
जिनके पास वो बटन वाले फ़ोन है, जिनके पास बटन वाले फ़ोन है, जो ऐसे बटन वाले फ़ोन होते हैं ना, उनके पास बटन वाले फ़ोन है, अगर उनको बैंकिंग परफ़ॉर्म करनी है, तो वो कैसे करेंगे? ठीक है? वो उनके लिए भी सरकार ने सोचा, उनके मोबाइल नंबर बैंक से रजिस्टर होने चाहिए, पहली चीज़, मोबाइल नंबर को बैंक से रजिस्टर कर दो, ठीक है? बैंक के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना है, स्टार 99 हैश ये यूज़ करके यूएसएसडी आप रन कर सकते हो। जैसे हम रिचार्ज की अपने बैलेंसिंग चेक करते थे ना, स्टार 123 हैश करके, ठीक है? जैसे हम बैलेंस चेक करते थे अपने मोबाइल का, ठीक है? अपने प्रीपेड नंबर का या पोस्टपेड नंबर का बैलेंस चेक करते हैं 123 हैश यूज़ करके, वैसे हम स्टार 99 हैश यूज़ करके बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं। बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। जैसे किसी को पैसा भेज दिया, किसी से पैसा रिसीव कर लिया, अपना बैलेंस चेक कर लिया, ये सारा पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ दिस यूएसएसडी कोड। और इसको बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो जिनके पास बटन वाले फोन है, वो पीछे ना रह जाएं डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में, उनके लिए ये बनाया गया है। ठीक है? इसमें आप क्या कर सकते हो, अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो, यूपीआई पिन चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो यूपीआई ट्रांजैक्शन को, 5 ट्रांजैक्शंस अपनी अपने लास्ट में बैंक में क्या 5 ट्रांजैक्शन किए हैं, वो सारी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है? वो सारी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है? किसी को पैसे भेज सकते हो, किसी को यूपीआई आईडी से पैसे भेज सकते हो, वो सारे काम आप यूजिंग स्टार 99 हैश ये भी कर सकते हो। जिनके पास बटन वाले फोन है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनको भी इन्वॉल्व किया गया ताकि वो डिजिटल फाइनेंशियल कैंपेन का हिस्सा बन सके। नेक्स्ट आते हैं आपके पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। ठीक है? तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड क्या, देखो जो आपका डेबिट कार्ड होता है ना, डेबिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड इज नथिंग बट योर एटीएम कार्ड। ठीक है? आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं, आप उसको यूज कर सकते हो शॉपिंग करने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए, पेट्रोल भरवाने के लिए, कुछ भी जितना आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा है उसको आप यूज कर सकते हो ताकि आप कुछ भी काम कर सको, पैसे खर्च सको। ठीक है? उसके बाद आता है दूसरा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है, ये भी देखने में तो डेबिट कार्ड की तरह ही होता है, देखने में डेबिट कार्ड की तरह ही होता है। क्रेडिट कार्ड की अगर मैं बात करूं, डेबिट कार्ड की तरह ही होता है, बस फर्क इसमें ये होता है, इसमें आपको लिमिट दे दी जाती है, इसमें आपको पैसे पहले से नहीं डालने पड़ते। ठीक है? ये एक किस्म का क्या है, पोस्टपेड सिस्टम है, पोस्टपेड सिस्टम। ठीक है? इसमें आपको पहले से पैसे नहीं डालने हैं, इसमें पहले आपको यूज़ करने हैं पैसे। ठीक है? मतलब देखो, जैसे मेरे को एक क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है, उसकी 1 लाख रुपए लिमिट है। ठीक है? मतलब 1 लाख रुपए तक मैं उसमें शॉपिंग कर सकता हूँ, कुछ भी पेट्रोल भरवा सकता हूँ, पैसे निकलवा सकता हूँ, जितनी मुझे ज़रूरत है मैं कर सकता हूँ। ठीक है? और इसका टाइम होता है 45 डेज़। 45 डेज़ के बाद मुझे वो पैसे बैंक को लौटाने हैं, बैंक को वापस करने हैं। अगर मैं वापस नहीं करूँगा तो मुझे पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है? तो डिफरेंस क्या हुआ? डेबिट कार्ड में आपके जो पैसे हैं, डेबिट कार्ड मैं इधर लिख रहा हूँ, डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस आपको समझा। ठीक है? देखो डेबिट कार्ड में क्या होगा, और यहाँ पे आ गया क्रेडिट। डेबिट कार्ड में पहले पैसे, पहले बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए। ठीक है? इसमें नो नीड, कोई भी बैंक अकाउंट में पैसे की जरूरत नहीं है। ठीक है? इसको आप एटीएम कार्ड भी बोलते हो। ठीक है? यहाँ पे पेनल्टी पड़ती है अगर टाइम पे आप पैसे वापस ना करो। टाइम पे पैसे वापस अगर नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। बस ये डिफरेंस है मेन, मोटा-मोटी आप याद रखना। क्रेडिट और डेबिट कार्ड में दोनों को बैंक से अलोकेट करता है। ठीक है? जिनका सिबिल स्कोर अच्छा होता है, बैंक उनको क्रेडिट कार्ड भी देते हैं। ठीक है? क्रेडिट कार्ड के और डेबिट कार्ड के इनके मेंटेनेंस चार्ज भी लगते हैं। याद रखना, इनके मेंटेनेंस चार्ज भी होते हैं। ठीक है? डेबिट कार्ड के कुछ मेंटेनेंस चार्ज रहते हैं, 100 रुपया पर क्वार्टर का रहता है, कुछ इतना ही रहता है, हर बैंक का अपना-अपना रहता है। और क्रेडिट कार्ड की अगर मैं बात करूँ, 500 से लेके 10,000 तक जाते हैं ये, बहुत बहुत इनकी रेंज बहुत वाइड है। ठीक है? इतने तक इनके एनुअल मेंटेनेंस चार्ज रहते हैं। ठीक है? चलो, आई होप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, आप टेंशन ना लो, ये पूरा सिलेबस ही आपका खत्म हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और आती है, ई-वॉलेट। ई-वॉलेट क्या है? देखो, अब हर जगह आप आजकल अपने पर्स ले रख के जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम डिजिटल एज में हैं। ठीक है? डिजिटल एज में हम अब सोचते हैं कि अब हमारे पास सब ऑनलाइन ही हो जाए। तो जैसे आपका फ़ोन पे है, ठीक है? पेटीएम है, ठीक है? ये सब आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? ये आपको डिजिटल पर्स प्रोवाइड करते हैं या डिजिटल वॉलेट प्रोवाइड करते हैं। आप चाहो अपनी वॉलेट में पैसे डाल के रख लो, जैसे आप अपने पर्स में डाल के रखते हो। पैसे कहाँ से डालोगे? बैंक अकाउंट से डालोगे। ठीक है? इसमें पैसे डाल के रख लो, और उस पैसे को आप यूज़ कर सकते हो कुछ भी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, फ्यूल भरवाने के लिए, ठीक है? रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाने के लिए, कुछ ऑर्डर करने के लिए, वो पैसा जैसे आप नॉर्मल कैश यूज़ करते हो वैसे भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है? यहाँ पे पैसे कभी खराब नहीं होंगे। जैसे नोट आपके खराब हो जाते हैं ना, यहाँ पे पैसे खराब नहीं होंगे। रिकॉर्ड रहेगा, आपने कितने पैसे डाले, कितने पैसे गए, ठीक है? आप बैलेंस साथ-साथ चेक कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारे इसके क्या हैं? एडवांटेजेस हैं, ठीक है? एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? सिक्योरिटी के इश्यूज़ रहते हैं। अगर आपका पिन किसी को पता चल गया, तो वो आपका पैसा चुरा सकता है, ठीक है? वो आपके पैसे को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपके पास इंटरनेट बैंकिंग।
सब डिजिटल फाइनेंशियल टूल पढ़ रहे हैं, बस छोटे-छोटे। इंटरनेट बैंकिंग क्या है? ऐसी बैंकिंग सिनेरियो जो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, देख लो। इंटरनेट बैंकिंग क्या चीज़ है? देखो जैसे जो सर्विसेज़ मुझे बैंक में जाके मिलेंगी ना, वो मेरे को इंटरनेट की हेल्प से भी मिल सकती है, ठीक है? इंटरनेट की हेल्प से भी वो मुझे सर्विसेज़ मिल सकती हैं। जैसे मेरा अकाउंट है एचडीएफसी में, तो मैं चाहूँ तो एचडीएफसी में की नेट बैंकिंग को यूज़ करके अपनी सारी सर्विसेज़ भी एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखो ये मैं अपनी नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लिया, सॉरी पासवर्ड मैं शायद भूल गया हूँ। लेट्स चेक इट वन अगेन। चलो मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, अगर मैं लॉगिन हो गया तो मैं आपको दिखा पाऊँगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं। आई थॉट आई फॉरगॉट माय पासवर्ड। तो चलो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। तो नेट बैंकिंग का क्या है? नेट बैंकिंग जो सर्विसेज़ आप बैंक में जाके अवेल करते हो, आप चाहो तो बैंक की नेट बैंकिंग के थ्रू भी उनको अवेल कर सकते हो। जैसे अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। आपको किसी को आईएमपीएस करना है, आरटीजीएस करना है, नेफ्ट करना है, जो हमने पढ़ लिया, वो सारा आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको किसी को अपना बैलेंस चेक करना है, ठीक है? अगर आपको अपनी स्टेटमेंट देखनी है, ये सारी सर्विसेज़ जो आप बैंक में जाके अवेल करोगे, वो चाहो तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी अवेल कर सकते हो। नेट बैंकिंग चलाने के लिए आपको बैंक में जाना है, बैंक में जाके उनसे यूज़र आईडी और पासवर्ड लेना है, बस इतना काम करना है। उसके बाद आप लॉगिन करो अपने अकाउंट में और वहाँ पे जाके आप ये सारे काम जो मैंने आपको बताए आप कर सकते हो, ठीक है? तो चाहो तो आजकल बैंक ऑनलाइन भी रजिस्टर करवाते हैं नेट बैंकिंग के लिए। तो आपको क्या करना है, बैंक की वेबसाइट पे जाना है, जो भी आपका बैंक है, वहाँ पे जाके रजिस्टर करना है खुद को, ठीक है? तो वहाँ से आपको 24 आवर्स के बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड दे दी जाएगी और उसको यूज़ करके आप अपना अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो और जो सर्विसेज़ मैंने बताई आप उनको एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे जैसे मैंने आपको दिखाया अपना ये अकाउंट, यहाँ पे मैं पिन भूल चुका हूँ, ठीक है? तो पिन अगर मुझे याद होता तो मैं आपको, चलो मैं एक ट्राई और करता हूँ, अगर मुझे याद हुआ तो शायद। नो, नहीं, मैं पिन भूल चुका हूँ, इसलिए ये मेरे को लॉगिन नहीं करने दे रहा। तो बस काम इतना ही है, मैंने आपको बता दिया। ये बैंक जैसे ये मेरा एचडीएफसी में अकाउंट है, तो ये नेट बैंकिंग का है, यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है और आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। देखो बिना यूज़र आईडी पासवर्ड के आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, जैसे मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ, मुझे लॉगिन नहीं करने देना, ठीक है? तो ये नेट बैंकिंग के यूजेज़ हैं, जो आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये मैंने आपको सब पढ़ा दिया, ठीक है? ऑनलाइन बिल पेमेंट क्या है? अपनी नेट बैंकिंग को यूज़ करके आप कोई बिल पे कर दो। पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, वो मशीन्स जो आपने देखी होंगी पेट्रोल पंप पे, ठीक है? पेट्रोल पंप में आपने देखी होंगी, शोरूम में आपने देखी होंगी, ठीक है? रेस्टोरेंट्स में आपने देखी होंगी, जिसके अंदर आप अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ करके या फिर आजकल क्यूआर कोड यूज़ करके भी पेमेंट कर सकते हो या पेमेंट पैसे दे पे कर सकते हो, ठीक है? इसी को हम क्या बोलते हैं? पीओएस मशीन्स, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइबर सिक्योरिटी, ठीक है? तो साइबर सिक्योरिटी की अगर बात करें तो साइबर सिक्योरिटी क्या है? ऐसी ब्रांच है, कंप्यूटिंग की ब्रांच है, ठीक है? सिंपल याद रखना, आईटी की ब्रांच है जो डील करती है सिक्योरिंग ऑल योर कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है? ऑल योर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करना है, कंप्यूटर नेटवर्क्स को सिक्योर करना है, जितने भी आईटी इनेबल्ड डिवाइसेस हैं या जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं या जितने भी डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, उनको सिक्योर करने के सिस्टम को हम साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। बस याद रखना, इतना ही हमारा साइबर सिक्योरिटी है। अब ऐसा क्यों करना है? देखो, इंटरनेट ने हमको बहुत सारे बेनिफिट्स तो दिए हैं।
हम सब कुछ ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब इसके ड्रॉबैक भी हैं। अब ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि कोई भी अगर थोड़ा-सा जो जानता है इसको साइबर सिक्योरिटी को, तो वो हम पे अटैक कर सकता है, हमारा इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है। आपने सुना भी होगा डेली अटैक्स किए जाते हैं, साइबर क्राइम कर सकते हैं, साइबर अटैक कर सकते हैं, साइबर टेररिज्म कर सकते हैं। साइबर क्राइम क्या है कि मतलब फाइनेंशियल गेन्स लेने के लिए आपसे पैसे-पूसे माँगेंगे, आप पे अटैक करेंगे, आपका डेटा चुरा लेंगे और आपसे पैसे-पूसे माँगेंगे। अगर आप उनको पैसे दोगे तो ठीक, अदरवाइज़ वो आपको डिफेम करेंगे। ठीक है? मतलब आपकी इमेजेस चुरा ली मान लो आपके मोबाइल के अंदर से और उनको बोल देंगे हम इनको लीक कर देंगे, आपको बदनाम करेंगे, ताकि आपको आपसे वो पैसे ले लें। तो ये बड़े कॉमनली होते रहते हैं। साइबर अटैक क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं, ये आपके नेटवर्क से डेटा या पैसे चुरा लेंगे, आपके बैंक अकाउंट से पैसे चुराने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको बहुत ज़्यादा लॉस होए। साइबर टेररिज्म यहाँ पे कोशिश की जाती है कि बन जान-माल का नुकसान हो सके। मान लो कोशिश कर लो कि जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उन पे अटैक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? उन पे अटैक करने की कोशिश करेंगे ताकि उनमें हीट बढ़ा दें, वो फट जाएँ और बहुत सारे लोग मर जाएँ। तो ये सारे डिफरेंट-डिफरेंट तरह के आजकल साइबर वारफेयर ही चल रहा है। साइबर वारफेयर ही चल रहा है। हमारे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को हैक करते हैं, हमारी आर्मी और डिफेंस फोर्सेस की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की जाती है, ताकि जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, उसको लिया जा सके और इनको एक देश को दूसरे देश को नीचे लगाया जा सके। ठीक है? तो अब क्या-क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं? मालवेयर मालवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या करता है, ईमेल के साथ अटैच होके आता है और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो-जो आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, वो बैकएंड पे देता जाता है हैकर को। एसक्यूएल इंजेक्शन ये भी एक साइबर अटैक है। इसमें एसक्यूएल क्वेरीज़ चलाई जाती हैं, जो सारा आपका डेटा निकाल के हैकर्स को प्रोवाइड कर देती हैं। फिशिंग फिशिंग क्या होता है? फिशिंग एक ऐसा अटैक है जिसमें जैसे मान लो आपको पता है कि फेसबुक.कॉम पे आपको फेसबुक खोलने को मिलेगी। हैकर क्या करेगा, सेम टू सेम ऐसा ही फेसबुक का जैसा पेज दिखता है, मोबाइल ऐप पे आपको जो पेज दिखता है, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे पासवर्ड आप लगाते हो, वैसा ही सेम टू सेम फेसबुक का एक पेज बना के देगा और आपको बोलेगा आप इस पे लॉगिन करो। अब जैसे ही इस पे लॉगिन करोगे ना, आपकी यूज़र आईडी और डिटेल उसके पास चल जाएगी। हैकर क्या करेगा, एचडीएफसी का जैसे मैं आपको दिखा रहा था नेट बैंकिंग का, वैसा ही सेम टू सेम एक पेज बना देगा और आपको बोलेगा इस पे लॉगिन करो। आप जैसे ही इस पे लॉगिन करोगे, आपके यूज़र आईडी, पासवर्ड उसके पास चल जाएगी और वो सारी ट्रांज़ैक्शन वहाँ पे कर लेगा। फिर आता है आपके पास मैन इन द मिडल अटैक, मतलब मान लो ए है, कोई इंस्ट्रक्शन भेज रहा है बी को और यहाँ पे कोई सी है, वो नेटवर्क को मॉनिटर कर रहा है, ठीक है? अब ये मोस्टली कहाँ होते हैं? ये पब्लिक वाईफ़ाईज़ में ये अटैक होते हैं। पब्लिक वाईफ़ाई, जब आप किसी का वाईफ़ाई यूज़ करते हो, तो सी क्या ये नेटवर्क किसका है? सी का है। सी क्या कर रहा है? ए बी से को कुछ भेज रहा है, तो सी बीच में बैठ के सारा डेटा देखेगा, ए बी को क्या-क्या भेज रहा है। तो जो भी डेटा वो उसको भेज रहा है, वो सी के थ्रू बी को जाएगा, ठीक है? ए भेज रहा बी को है, लेकिन ए को नहीं पता कि बीच में सी भी बैठा है और सी वो सारा डेटा ले ले रहा है। इसी को हम बोलते हैं मैन इन द मिडल अटैक। फिर आता है एक डीओएस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस। इसमें क्या होता है, किसी सर्वर को किसी सर्वर को इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे मान लो कोई सर्वर है जे एंड के गवर्नमेंट का, ठीक है? इस पे हम इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर देंगे कि ये सर्वर बिज़ी हो जाएगा। मतलब जो एक्चुअल में आप जैसे मैं एक हैकर हूँ, मेरा नाम ए है, मैं इस पे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजूँगा कि ये सर्वर बिज़ी हो जाएगा मेरे साथ ही। अगर आप यूज़र हो बी, आपका नाम क्या है? बी, आप बी एक यूज़र हो, आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे ना, तो आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसी को बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। जो एक्चुअल में इस सर्विस को यूज़ करना चाहता है, वो इसको यूज़ नहीं कर पाएगा। दैट इज़ द डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है? चलो, नेक्स्ट आता है हमारे पास अ, बस यही है। इसके बाद आते हैं हमारे पास इससे बचने के तरीके। बचने के तरीके, अच्छा एंटीवायरस यूज़ करो, ठीक है? हर किसी को अपना आईडी पासवर्ड मत बाँटते फिरो, ठीक है? अपने सिस्टम को बार टाइमली टाइमली अपडेट करते चलो, ठीक है? अपने सिस्टम को टाइमली अपडेट करते चलो। गुड सिक्योरिटी मेजर्स लगाओ, ठीक है? हर किसी को अपना कंप्यूटर या अपना मोबाइल फ़ोन मत दो, ठीक है? ऐसे सॉफ्टवेयर्स मत इंस्टॉल करो जिनके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है? किसी भी ऐसा बंदे को अपनी डिटेल मत बताओ जो लगता है आपको कि फ्यूचर में आपका बदला निकालने के लिए आपकी डिटेल को गलत तरीके से यूज़ कर सकता है। ये इससे बचने के तरीके हैं, ठीक है? फिर ये मेन मेन यही है। अगर चलो अब मैं आता हूँ आपके सिलेबस पे, ठीक है? क्लास थोड़ी-सी लंबी हो गई है, लेकिन नो डाउट इसमें आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो अब आते हैं देखो हम आपको आते हैं सिलेबस पे। तो पहला यूनिट जो है वो हमने पहला बड़ी डिटेल में कर लिया। आज हमने कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम कर लिया, डिजिटल इंडिया कर लिया, फाइनेंशियल टूल्स के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, साइबर सिक्योरिटी, थ्रेट्स, प्रिकॉशन, सेफ्टी मेजर्स, टूल्स ये हमने सब पढ़ लिया, ठीक है? इस जो थर्ड यूनिट है, इसमें आपने हर एक की डेफिनेशन पढ़ के जानी है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? बिग डेटा क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? वर्चुअल रियलिटी क्या है? ब्लॉकचेन प्रॉपर्टी इन सब की डेफिनेशन पढ़ के जाना, ठीक है? क्योंकि जो एक्चुअल सिलेबस है ना, उसमें 2-3 यूनिट आपका कंबाइंड है। ये कंबाइंड यूनिट है, इतना आप अच्छे से पढ़ के जाना, ये वाला और इन सब की डेफिनेशंस, ये आपको डेफिनेशन शॉर्ट में देखने को मिलेगी, ठीक है? तो आई होप आज का लेक्चर आप सबको समझ आया होगा। देखो
मेरे जो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ ना, मेरे को आपके जो लाइक्स होते हैं ना, लाइक्स और सब्सक्राइब, वो हमको मोटिवेट करते हैं ताकि मैं और कंटेंट लाऊँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, अगर अच्छा लग रहा है, तो अच्छे से 1 के सब्सक्राइबर कर दो। तो जैसे ही 1 के हो जाएँगे, तो मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ लेके आऊँगा। प्रॉमिस है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ लेके आऊँगा और वो आपके लिए रियली हेल्पफुल रहेगी वो। ऐसे मैंने एक पहले भी डाली हुई है, वो भी इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन अगर आप 1 के कर दोगे, तो मैं ले एक इम्पोर्टेंट वीडियो लाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और हैव अ गुड डे।